नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी परीक्षा में आपका। दोस्तों, आज की वीडियो में भी मैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करने वाला हूं, तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने फ्रेंड और रिलेटिव जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। तो बिना देर किए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े निजी बहुविशिष्ट अस्पताल का उद्घाटन कहां किया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए नोएडा, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी फैजाबाद या ऑप्शन डी गुड़गांव। तो सही जवाब है ऑप्शन बी फरीदाबाद। जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद में एशिया के सबसे बड़े निजी बहुविशिष्ट अस्पताल यानी कि प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इन्होंने उद्घाटन किया है और इस हॉस्पिटल का नाम है अमृता हॉस्पिटल। अगर हम इसकी थोड़ी सी एरिया की बात कर ले, क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो ये जो हॉस्पिटल फैला हुआ है वो 133 एकर्स में फैला हुआ है और इसका जो निर्माण किया जा रहा है वो 6000 करोड़ रुपीस से किया जा रहा है। इस हॉस्पिटल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस हॉस्पिटल में एशिया के सबसे अगर हम अधिकतर मैक्सिमम हॉस्पिटल की बात करें तो उन सबसे ज्यादा यानी कि 2600 बेड जो है इस हॉस्पिटल में उपलब्ध है। यानी ये अपने आप में भारत के लिए एक उपलब्धि है हेल्थ सेक्टर के डिपार्टमेंट में, क्योंकि भारत अब हेल्थ सेक्टर में भी काफी आगे बढ़ रहा है। अब इस हॉस्पिटल की अगर मैनेजमेंट की बात कर ली जाए तो इसका जो मैनेजमेंट किया जा रहा है वो माता अमृता आनंदमयी मठ के द्वारा किया जा रहा है और इसका जो देख रेख किया जा रहा है वो इसी मठ के द्वारा किया जा रहा है। माता अमृता आनंदमयी जो एक हमारे देश की जानी मानी हस्ती है, उनके द्वारा इस हॉस्पिटल का देख रेख किया जा रहा है और इन्हें हमारे देश में अम्मा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अब अगर इस हॉस्पिटल की बात कर ली जाए तो ये अमृता हॉस्पिटल का एक ब्रांच है जिसे अभी हाल ही में फरीदाबाद में खोला गया है, लेकिन इस हॉस्पिटल को सबसे पहले 1998 में एस्टैब्लिश किया गया था। यानी कहां किया गया था तो ये भी जान ले कि केरल में किया गया था। और मैं आपको बता दूं तो ये हॉस्पिटल काफी पुराना और काफी फेमस इसलिए है क्योंकि इंडिया में इसके कई सारे चर्चे हो चुके हैं। चर्चे किस फील्ड में कि ये हमारे भारत देश का एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसने मेडिकल साइंस में एक चमत्कार किया था। साल था 2015 और ये इंडिया का पहला ऐसा हॉस्पिटल बन गया जिसने ह्यूमन के फर्स्ट हैंड को ट्रांसप्लांट किया था 15 में। यानी 2015 में ये भारत का एक लौता हॉस्पिटल था जिसने इंसान के एक हैंड का ट्रांसप्लांट किया था और कुछ सालों बाद इसने इंसान के दोनों हैंड का ट्रांसप्लांट किया। तब से ये हॉस्पिटल हमारे देश में काफी फेमस हो चुका है और अभी जो है एशिया का सबसे लार्जेस्ट हॉस्पिटल जो कि फरीदाबाद में खोला गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 16। तो सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी 16 यानी कि 16। विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 आपने कई सारे जो है ये जूनियर चैंपियनशिप की यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन सीनियर चैंपियनशिप में आप इंटरेस्ट दिखाते होंगे, लेकिन शायद आपको ये पता नहीं होगा कि आपके एग्जाम में ऐसे जूनियर चैंपियन से भी सवाल आ जाते हैं। तो विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने जो टोटल मेडल जीते हैं वो है 16 और इसका जो आयोजन किया गया था वो बुल्गारिया के सोफिया में किया गया था और लास्ट दिन जो भारत के रेसलर सुमित और रोहित दहिया जी ने भारत को ब्रोंज मेडल दिलाया और इस दोनों ब्रोंज मेडल के साथ भारत का जो टोटल मेडल टैली में जो मेडल भारत ने प्राप्त किया वो 16 मेडल भारत को कुल मिले, जिसमें से एक गोल्ड है, 4 सिल्वर है और 11 ब्रोंज मेडल शामिल है। अब गोल्ड जो है तो बात कर ले तो गोल्ड मेडल जीतने वाली अंतिम पंघाल जी है। ये भारत की इकलौती ऐसी रेसलर बन गई है जिन्होंने अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। ऑनलाइन शैक्षिक मोबाइल गेम्स की एक श्रृंखला आजादी क्वेस्ट का उद्घाटन किसने किया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अश्वनी वैष्णव, ऑप्शन बी श्रीराम कुमार, ऑप्शन सी पीडी वाघेला या ऑप्शन डी अनुराग
ठाकुर। तो सही जवाब है ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। जी, हमारे देश के केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी द्वारा ऑनलाइन शैक्षिक मोबाइल गेम्स यानी कि आजादी क्वेस्ट, इस गेम सीरीज का नाम रखा गया है आजादी क्वेस्ट। और जैसा कि इसके नाम से आपको परिचित हो रहे होंगे आप कि ये हमारे देश के आजादी के अमृत उत्सव का एक पार्ट है, जिसे अभी हाल ही में हमारे देश के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस गेम सीरीज को जो डेवलप किया गया है वो एक गेमिंग कंपनी जिंगा इंडिया के द्वारा किया गया है। इसने भारत के लिए 2 गेमिंग सीरीज जो है इसने लॉन्च किया है, एक है आजादी क्वेस्ट और दूसरा है हीरोज ऑफ भारत। ये बेसिकली एक तरह का मोबाइल गेम्स है और इसमें हमारे भारत देश के जो भी अननोन वॉरियर्स रहे हैं उनके ऊपर ये गेम बनाया गया है। और इस गेम में आपको ऐसे जो है कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, कुछ ऐसे लेवल दिए हुए हैं जिसमें आप इस गेम के माध्यम से हमारे देश के कुछ अननोन हीरो या जिसे आप कम जानते हैं उस हीरो को जानने का आपको मौका मिलेगा। यानी हर एक लेवल में आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस तरह से आपको 75 लेवल इस गेम में दिए हुए हैं और टोटल 750 क्वेश्चन आपको इस गेम के माध्यम से आपको नॉलेज हो जाएंगे। तो ये एक तरह का एजुकेशनल मोबाइल गेम्स है और जैसा कि ये मैं आपको बता रहा हूं कि इस गेम से आपको कई सारे हमारे देश के जो स्वतंत्रता संग्राम में जो लेस नोन जो हमारे देश के हीरोज रहे हैं उनके बारे में जानने का आपको मौका मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में मिनेश शाह का कार्यकाल कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 3 महीने, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन सी 9 महीने या ऑप्शन डी 12 महीने। तो सही जवाब है ऑप्शन बी 6 महीने। जी, मिनेश शाह इनका जो कार्यकाल बढ़ाया गया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में वो और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब इनकी जो अपॉइंटमेंट की गई है वो अब अगले 30 नवंबर तक कर दी गई है। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि ये जो है इस पोस्ट पे परमानेंट नहीं है, ये इंटरिम पोस्ट पे बने हुए हैं। ऐसा हुआ क्या था कि 2020 में इसके जो चेयरमैन थे जिनका नाम था दिलीप रथ, उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था और तब से ये पद जो है खाली पड़ा हुआ था, उसके जगह पे इन्हें नियुक्त किया गया था। अब मैं आपको थोड़ी सी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। तो ये है कि इसकी जो हेडक्वार्टर है वो गुजरात के आनंद में सिचुएटेड है और इसकी जो फाउंडेशन की गई थी वो 1965 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो वर्गीज कुरियन, इनका तो नाम आप जानते ही होंगे। ये है वर्गीज कुरियन जिन्होंने हमारे देश में व्हाइट रिवॉल्यूशन को पैदा किया था, यानी जन्म दिया था इन्होंने व्हाइट रिवॉल्यूशन को। और व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ये मिल्क से रिलेटेड है, ठीक है। और इन्होंने ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी यूक्रेन या ऑप्शन डी जापान। तो सही जवाब है ऑप्शन सी यूक्रेन। जी, यूक्रेन के राष्ट्रपति को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। लिबर्टी मेडल, जैसा कि नाम से आपको पता चलता है कि ये जो मेडल है ये बेसिकली आजादी से रिलेटेड मेडल है, यानी कि इंडिपेंडेंस से रिलेटेड मेडल है। और ये यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को प्रदान करने की घोषणा की गई है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि अभी जो यूक्रेन और रसिया के बीच में जो वार चल रहे हैं उसमें ये रसिया के सामने अपने देश के आजादी के लिए, अपने देश के लोगों के आजादी के लिए ये डटकर खड़े हैं और इनके इस बहादुरी के लिए यूएस के द्वारा इन्हें जो है लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। और ये यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है ये कब से है? तो मई 2019 से ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। और लिबर्टी मेडल की अगर यहाँ पे बात कर ली जाए तो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट की गई थी वो फिलाडेल्फिया फाउंडेशन के द्वारा की गई थी और इसे जो है हर साल इसे प्रेजेंट किया जाता है और उन्हें दिया जाता है जो देश के लोगों को या देश के लिए आजादी के लिए जो कुछ अहम योगदान करते हैं या देते हैं। और
अगर इसके जो है फेमस पर्सनों में बात कर ली जाए कि इनसे पहले ये मेडल किसे किसे मिल चुका है, तो उनमें से एक है मलाला यूसुफजाई, और इनको ये मेडल से सम्मानित किया जा चुका है क्योंकि इन्होंने भी एक आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैक रदरफोर्ड, ऑप्शन बी ट्रेविस लुडलो, ऑप्शन सी साइमन बेकर या ऑप्शन डी माइक बेनिस्टर। तो सही जवाब है ऑप्शन ए मैक रदरफोर्ड। यानी कि ये दुनिया की पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने पूरे दुनिया में सोलो फ्लाई किया है, यानी अकेले इन्होंने पूरी दुनिया में उड़ान किया है, यानी अकेले इन्होंने प्लेन से अपने पूरी दुनिया का सफर जो है इन्होंने किया है। अब ये कहां की है? तो ये एक ब्रिटिश बेल्जियन नागरिक है और इनकी जो उम्र है वो 17 ईयर्स है। अब अगर हम बात कर ले तो इन्होंने जो अपना यात्रा शुरू किया था वो मार्च 23 से शुरू किया था और इन्होंने अपने यात्रा के दौरान 52 कंट्री और 5 कॉन्टिनेंट में इन्होंने भ्रमण किया है और इन्होंने हमारे जो अर्थ की इक्वेटर है उसको 2 बार इन्होंने क्रॉस किया है और इसके लिए इनका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। और इससे पहले के रिकॉर्ड की बात कर ले कि सबसे कम उम्र में सोलो फ्लाई करने वाले कौन थे, तो ये जो है ब्रिटिश एक पायलट थे जिनका नाम था ट्रेविस लुडलो। ये 18 साल 150 डे की उम्र में इन्होंने जो है सोलो फ्लाई किया हुआ था और इनके रिकॉर्ड को अभी जो है ब्रिटिश बेल्जियन टीनेजर मैक रदरफोर्ड ने तोड़ दिया है। अब इनकी एक सिस्टर है जिनका नाम है जारा और इन्होंने भी गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने भी अपना नाम दर्ज किया है। वो क्या है? तो ये यंगेस्ट वुमन बन गई हैं जो पूरी दुनिया में सोलो इन्होंने फ्लाई किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनें शुरू की है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जर्मनी। तो सही जवाब है ऑप्शन डी जर्मनी। जी, जर्मनी जो है ये दुनिया का पहला ऐसा ट्रेन जो है इसने शुरू किया है जो हाइड्रोजन से चलती है, यानी कि और ये एक पैसेंजर ट्रेन है। मैं इस ट्रेन की खासियत ये बता दूं तो हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है उससे ये ट्रेन चल रही है और एक नहीं बल्कि 14 ट्रेन की बेड़े जो है जर्मनी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है और जो पेट्रोल डीजल जो ट्रेन है उनकी जगह पे इस ट्रेन को चलाया जा रहा है। इस ट्रेन की अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात कर ले तो इसे जो है एक फ्रेंच कंपनी एल्स्टम के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है और इसे चलने में जो ईंधन यूज हो रहे हैं वो हाइड्रोजन फ्यूल यूज हो रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में भी हमारे देश का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार यानी कि टोयोटा मिराई हमारे देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। और अब बात करते हैं इस ट्रेन की, तो इस ट्रेन की जो रूट है वो है जर्मनी की नॉर्दर्न टाउन्स ऑफ कॉक्सहैवेन, वहां की एक शहर है, उस रूट से इस ट्रेन को चलाया जा रहा है। इस ट्रेन की खासियत की अगर बात कर ले तो अगर इसकी टैंक अगर एक बार फुल हो जाती है तो ये 1000 किलोमीटर तक सफर कर सकती है और अगर इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात कर ली जाए तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर है। दोस्तों, अब हमारा दुनिया जो है धीरे धीरे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है उससे रिन्यूएबल रिसोर्सेस की तरफ जो है अग्रसर हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हर एक देश ने पूरी दुनिया में प्रदूषण स्तर को कम करने का लक्ष्य रख लिया है और हाइड्रोजन फ्यूल एक ऐसा फ्यूल होता है जिससे कार्बन की जो इमिशन होती है वो बहुत ही लेस होती है, यानी हमारे इन्वायरमेंट में प्रदूषण की मात्रा बहुत ही कम होती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। अनंत ताल झील को हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, यह कहां स्थित है? अनंत ताल लेक हैज बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और आपसे पूछा जा रहा है कि अनंत ताल झील कहां है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी गुजरात। सही जवाब है ऑप्शन सी दिल्ली। जी, ये दिल्ली के साउथ दिल्ली में सिचुएटेड है अनंत ताल झील। ये एक लेक है। इस झील का जो निर्माण किया गया था
वो तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय के द्वारा 1060 एडी में किया गया था। और अभी इस झील को हमारे देश के जो है नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया है। और इस झील की अगर खासियत की बात कर ली जाए तो बताया जाता है कि इस झील का जो उपयोग जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1296 से लेकर 1316 एडी के दौरान जब कुतुब मीनार बन रहा था, वैसे ये झील जो है ये कुतुब मीनार के नजदीक ही है। सो जब कुतुब मीनार का निर्माण हो रहा था तब अलाउद्दीन खिलजी ने इस झील के पानी को कुतुब मीनार के निर्माण में जो है यूज किया हुआ था। और अगर इस झील की जो है खासियत देखी जाए तो ये झील काफी जो है पुराना झील है और अब जाकर इसे नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। आयुष्मान भारत PMJAY के तहत ट्रांसजेंडरों को कितना बीमा कवर प्रदान किया जाएगा? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 2 लाख, ऑप्शन बी 3 लाख, ऑप्शन सी 5 लाख या ऑप्शन डी 10 लाख। आयुष्मान भारत PMJAY इसके तहत अब ट्रांसजेंडर को भी शामिल कर लिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि जब वो शामिल हो गए हैं तो उन्हें भारत सरकार की तरफ से कितने रुपए की बीमा कवर दी जाएगी? तो सही जवाब है ऑप्शन सी 5 लाख। जी, उन्हें भी अब हमारे देश के जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो शुरू किया गया था, इसमें 5 लाख के इंश्योरेंस बीमा कवर किए जाते थे। और इसमें अब जो है हमारे देश के ट्रांसजेंडर को भी शामिल कर लिया गया है और उसके लिए एक मीटिंग हुई है, उसमें एक जो है मेमोरेंडम साइन किया गया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के बीच में, और तय किया गया है कि अब हमारे देश के जो ट्रांसजेंडर है उन्हें भी 5 लाख के इंश्योरेंस कवर जो है पर एनम प्रोवाइड किए जाएंगे। अब हमारे देश की जो ट्रांसजेंडर हैं वो अब हर एक हेल्थ सेंटर पे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ये अब इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आयुष्मान भारत की बात हो रही है तो आयुष्मान भारत की अगर हम देखें कि इसे कब लॉन्च किया गया था तो 14 अप्रैल 2018 में इसे छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला से शुरू किया गया था और इसे पूरे देश में 25 सितंबर 2018 को लागू किया गया था। और इस स्कीम को हमारे देश के यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा ऑपरेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। राहुल द्रविड़ की जगह एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के अंतरिम मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए पारस लक्ष्मीकांत महाब्रे, ऑप्शन बी विक्रम राठौर, ऑप्शन सी टी दिलीप या ऑप्शन डी VVS लक्ष्मण। तो सही जवाब देखते हैं, सही जवाब है ऑप्शन डी VVS लक्ष्मण। जी, आपको मैं बता दूं कि आप क्रिकेट में रुचि रखते हैं और अभी 2022 में एशिया कप होने वाले हैं और इसकी जो शुरुआत होने वाली है वो 28 अगस्त यानी कुछ दिनों बाद ही अब होने वाली है। और इस एशिया कप के लिए हमारे देश के जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसके जो हेड कोच बनाए गए हैं यानी कि इंटरिम हेड कोच के रूप में VVS लक्ष्मण जी को अपॉइंट किया गया है। हुआ यह है कि भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ जी को कोविड हो गया है और उन्हें जो है आइसोलेशन में रखा गया है, तो इनकी जगह इंटरिम हेड कोच के रूप में भारतीय पूर्व क्रिकेटर VVS लक्ष्मण जी को नियुक्त किया गया है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अभी जो है कुछ दिनों बाद जो है एशिया कप शुरू होने वाला है और एशिया कप की जो शुरुआत हो रही है वो भारत और पाकिस्तान के मैच के साथ शुरू हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर आप और भी करंट अफेयर्स को डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं या ऑनलाइनर के रूप में पढ़ना चाहते हैं या वीकली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट सरकारी परीक्षा पे विजिट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड और अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के एक महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। और आप अगर डेली करंट अफेयर्स अगर आप देखते हैं, अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आप निश्चित तौर पे करंट अफेयर्स में एक अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह भी कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।